इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बार्टन्स एपरेटस किया था। एक्चुअली हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए स्टैटिस्टिकल और डायनामिकल मेथड का अध्ययन कर रहे थे। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में बार्टन्स एपरेटस आया था, जिसमें कि हमने एक रॉड कह दीजिए, वायर कह दीजिए या सिलेंडर कह दीजिए, ये ऑलमोस्ट शेप इनकी सेम होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंडर की तरह होता है। पतला सा सिलेंडर कर दो तो वायर हो जाता है, और पतला सा सिलेंडर ही क्या होता है, रॉड हो जाता है। तो हमने क्या किया था, बार्टन्स एपरेटस कर लिया था। बार्टन्स एपरेटस में हमारा ये हमने ईटा निकाल लिया था, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल लिया था बार्टन्स एपरेटस से, इस फार्मूले से निकाल लिया था। यहाँ पे सी क्या था, सी भी हमने ऊपर यूज़ किया, टॉर्शनल रिजिडिटी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टॉर्शनल रिजिडिटी, सी से रिप्रेजेंट किया हमने ना इसे। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने टॉर्शनल पेंडुलम किया था। ये डायनामिकल मेथड का एक पार्ट है, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए डायनामिकल मेथड यूज़ किया है हमने। डायनामिकल मीन्स इन मोशन, स्टैटिस्टिकल मीन्स स्टैटिक माने रुका हुआ, और डायनामिकल माने मोशन में। तो टॉर्शनल पेंडुलम हमने भी पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, और इसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया था, T = 2 पाई स्क्वायर रूट I/c। सी तो आपको पता ही है क्या, अभी मैंने दिखाया था सी ऊपर। सी क्या है, टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी, ये है देखो सी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है आपका डायनामिकल मेथड का ही सेकंड पार्ट, और वो है मैक्सवेल नीडल। इस मैक्सवेल नीडल में क्या होता है, इस मैक्सवेल नीडल में क्या होता है, एक बेटा ये मैं बना के दिखाता हूँ। एक होलो ट्यूब होती है, ऐसे एक होलो ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब। होलो माने खोखली, इस तरह की एक खोखली ट्यूब होती है, यहाँ जोड़ेंगे। इसे हम एक डोरी से लटका देते हैं बीच में, यहाँ पे क्लैंप लगा देते हैं और एक डोरी से लटका देते हैं बिल्कुल सेंटर से, जिससे कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल सीधी रहती है हॉरिजॉन्टल। ये ट्यूब जो होती है होलो बिल्कुल क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है। ऐसे डोरी से लटका देते हैं ऊपर, ये लटका रखी है देखो होलो ट्यूब। अब क्या करते हैं, हम दो तरह के सिलेंडर लेते हैं। हम लेते हैं इसे हटा देते हैं, जरा दोबारा बनाते हैं। हम दो तरह के सिलेंडर लेते हैं, इस तरह के। एक तो लेते हैं सॉलिड, ये होता है पूरा सॉलिड मटेरियल से बना होता है, ये सॉलिड अंदर से पूरा भरा हुआ होता है सॉलिड। और एक आइडेंटिकल लेते हैं हम होलो, ये तो है सॉलिड, और ये नीचे वाले क्या है, होलो। और इन जो सिलेंडर लेते हैं, ये नंबर 1 सपोज हमने ले लिया सॉलिड, और नंबर 2 ले लिया होलो। तो सॉलिड को हम S से दिखा देंगे और होलो को H से दिखा देंगे। तो सॉलिड को हम किससे दिखाएंगे, S, और होलो को किससे दिखाएंगे, कैपिटल H से। तो इनकी लंबाई जो होती है आधी आधी होती है। किसकी आधी, ये जो पूरी हमने होलो ट्यूब लिया इसकी 1/4 होती है। अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी कितनी होगी, फर्स्ट की क्या होगी, L/4, और सेकंड की लंबाई भी कितनी होगी, L/4। तो अब ध्यान रखिएगा, सॉलिड को मैं S से दिखाऊंगा, होलो को दिखाऊंगा H से। तो जो होलो वाला सिलेंडर था, इसे मैं सपोज इसके अंदर घुसेड़ दूं, अंदर इसका साइज ऐसा होता है कि अंदर टाइटली फिट हो जाता है, ये इस होलो ट्यूब के अंदर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक होलो ट्यूब ली, ये होलो ट्यूब थी लंबी वाली, इसका मिडिल में इसे लटका रखा था एक उससे डोरी से। अब इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे एक होलो से अंदर यहाँ पे एक होलो सिलेंडर लगा दिया।
ये आ गया होलो सिलेंडर, यहाँ पे आ गया अंदर की तरफ, यहाँ पे होलो सिलेंडर घुसड़ दिया इसके अंदर। अभी जो होलो बनाया था ना, यहाँ घुसड़ दिया। और इसके पीछे एक और सिलेंडर घुसड़ दिया, वो क्या था, सॉलिड था। ये होलो था और यहाँ पे पीछे क्या था, सॉलिड। तो किस तरह से किया हमने, ये जो चित्र दिख रहा है नीचे आपको, ये देखो, ये तो पूरी ट्यूब है एल लंबाई की, ये पूरी होलो वाली ट्यूब है एल लंबाई की, यहाँ से यहाँ तक एल लंबाई है। देखो इसमें आपने क्या किया, इसके अंदर यहाँ से इंसर्ट किया, कौन सा, होलो वाला सिलेंडर। ये रहा होलो वाला सिलेंडर, यहाँ पे ये होलो सिलेंडर है, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर घुसड़ दिया, और उसी से सटता हुआ यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर लगा दिया एस। ऐसे ही हमने लेफ्ट साइड से कर दिया, अंदर डाल दिया, पहले होलो वाला अंदर डाल दिया उसके, और फिर क्या कर दिया, सॉलिड वाला अंदर डाल दिया। तो इसमें मैंने डायमेंशंस भी, लेंथ भी मेजर कर, लेंथ दिखा रखी है आपको। होलो वाला ये पूरी लंबाई एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है। तो होलो वाले के सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास है होलो का, इस जिस डोरी पे लटकाया गया है बीच से, इस डोरी की यानी वर्टिकल एक्सिस जिसके अबाउट घुमाएंगे हम इसे, उससे होलो वाले का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, L/8 होगा। क्योंकि ये जो H है, H और सॉलिड, होलो और सॉलिड, इनकी लंबाई कितनी है, इसकी भी L/4 है और इसकी भी L/4 है। मैं अभी बता चुका हूँ आपको, दोनों की लंबाई क्या है, L/4। तो उसकी भी आधे पे सेंटर ऑफ मास होगा, यानी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, घूर्णन अक्ष से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, L/8। ये दिखा रखा है यहाँ पे L/8 होगा। सॉलिड का डिस्टेंस, सॉलिड का सेंटर ऑफ मास ये रहा यहाँ पे, तो सॉलिड का सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, 3L/8 होगा। 3L/8 कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L/4, नहीं ये सॉरी L/8, ये L/8 हो गया, ये भी L/8 हो गया, और इधर से यहाँ तक का भी L/8 हो गया, और ये भी L/8 हो गया। L/8 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 L/8, तो 4 पार्ट हो गए L/8 के, यानी 4 × L/8 इट मीन्स L/2। तो आधा है ही, क्योंकि ये वाला पोर्शन कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है L/2, और इसके 4 पार्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक। तो L/2 के 4 पार्ट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट की लंबाई L/8 हो जाएगी, इसलिए यहाँ से यहाँ तक 3L/8 हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि होलो सिलेंडर जो उसके अंदर डाला गया है, जो पूरी लंबी ये वाली ट्यूब है, ये पूरी लंबी वाली ट्यूब है, इसके अंदर पहले हमने होलो सिलेंडर डाला अंदर, फिर पीछे उसके सॉलिड सिलेंडर डाल दिया। तो होलो सिलेंडर जो डाला गया है, इसका सेंटर ऑफ मास से और डोरी की यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस L/8 हो गया, और जो सॉलिड सिलेंडर डाला गया है इधर और इधर, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास से इस डोरी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ तक का, L/8, 3L/8 हो जाएगा। ये बहुत आसान है, देखो ये मैंने सब बना रखा है, ये दिखा रखा है, ये देखो L/4 हो गया, ये भी L/4 हो गया, ऐसे इधर भी L/4 होगा, तो ये नेचुरली L/8 होगा, ये भी L/8 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3L/8 हो जाएगा। तो इसमें तो बहुत इजी है। आगे देखते हैं मैक्सवेल नीडल। तो मैक्सवेल नीडल समझ में आ गया आपके, एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, ट्यूब में मान लो सपोज दिस इज AB, ये AB होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर को, जो मैंने अभी बना के दिखाए थे, और उनकी लंबाई कितनी है, L/4 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 L/4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, डोरी लेते हैं और डोरी को ऊपर फिक्स कर देते हैं, दीवार से लटका देते हैं हुक से, और इस डोरी में इस ट्यूब को अटका देते हैं, इस ट्यूब को अटका देते हैं, और इस ट्यूब में पहले होलो सिलेंडर अंदर डालते हैं, और उसके बाद सॉलिड सिलेंडर अंदर घुसाड़ते हैं। यहाँ पहले होलो डाला, फिर उसके पीछे क्या डाला, सॉलिड डाला, देखो होलो अंदर पहुंच जाएगा, सॉलिड उसके पीछे आ जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, इस साइड से डालेंगे, तो पहले होलो अंदर डाल देंगे, फिर सॉलिड अंदर डाल देंगे, तो इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। तो आपने क्या किया,
पहले होलो अंदर डाल लगी है, दोनों सिलेंडर होलो अंदर डाल दिए, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, फिर सॉलिड इसमें मिला के रख दिए। अब क्या किया, इसे आपने रोटेट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया इस वायर को। कैसे ट्विस्ट करेंगे इसे, इस तरह से ट्विस्ट कर दिया वायर को। वायर को नहीं कर दिया, इनफैक्ट नीचे जो ये है ना, ये वाले सिलेंडर, इस सिलेंडर को रोटेट करके छोड़ देंगे थोड़ा सा। सपोज आपने इसे 30 डिग्री रोटेट करके छोड़ दिया वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। 30 डिग्री जब रोटेट करके छोड़ेंगे, ऊपर ये आपका मेटेलिक वायर है। मेटेलिक वायर कौन सा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वायर है, ये L लंबाई का वायर है, मेटेलिक वायर है। इस नीचे वाले आपको सिलेंडर को, इस सिलेंडर ट्यूब को, ये नीचे सिलेंडर का ट्यूब है, इसे आपने रोटेट करके थोड़ा सा छोड़ दिया। जब छोड़ देंगे तो इस सिलेंड्रिकल वायर में, इस सिलेंड्रिकल वायर जो है इसमें ट्विस्टिंग हो जाएगी, पहले भी पढ़ा चुके हैं। और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा। ट्विस्टिंग क्या करेगी, अपोज करेगी। आपने जब तक फोर्स लगा रखी है तब तक तो मुड़ा रहेगा। जैसे आप उसे छोड़ेंगे ट्विस्ट करके, तो वायर में रेस्टोरिंग कपल डेवलप हो जाएगा और वो इसे वापस घुमाएगा। और जब इसे वापस घुमाएगा तो ब्रास ट्यूब वापस घूमेगी, वापस घूमते घूमते दूसरी दिशा में घूम जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में, ड्यू टू इनर्शिया। तो होगा क्या, आपने इसे ऐसे रोटेट करके, इस ट्यूब को ऐसे रोटेट करके छोड़ दिया था थोड़ा सा कुछ डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो फिर क्या करेगी, फिर वापस घूमेगी, ये फिर धीरे धीरे वापस आएगी कुछ एंगल तक, यहाँ से यहाँ तक वापस आएगी। फिर वापस आएगी ऐसे, ये फिर वापस आएगी ऐसे। तो क्या करेगी, ट्विस्टिंग शुरू हो जाएगी, इसकी ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे इसके। जैसे आप पेंडुलम को करके छोड़ते थे ना, जैसे आपने अभी इससे टॉर्शन पेंडुलम को छोड़ा था। टॉर्शनल पेंडुलम को क्या छोड़ा था, ये टॉर्शनल पेंडुलम था, आपको ध्यान होगा अभी, इस तरह से था, ये दोनों फिक्स थे इस पर। तो जब आपने इस डिस्क को थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया था तो डिस्क अपने वापस आने लगी थी, ऑसिलेशन शुरू हो गए थे। तो इसी तरह से इस पूरी मैक्सवेल नीडल में ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे जाएगी, ऐसे घूमेगी थोड़ी सी, फिर ये ऐसे घूमेगी थोड़ी सी, फिर ये ऐसे घूमेगी, फिर ये वापस आके ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो इस तरह से घूमती रहेगी, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से घूमती रहेगी। ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे इसमें। उन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नाप लो घड़ी से। आपने देख लिया 20 ऑसिलेशन उसने कितने समय में किए। तो जब होलो अंदर था, होलो वाले अंदर थे और सॉलिड बाहर थे, तब आपने टाइम पीरियड नाप लिया इसका 20 ऑसिलेशंस का। जो भी टाइम पीरियड आया उसे 20 से डिवाइड कर दिया तो 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड इनफैक्ट होता ही 1 ऑसिलेशन का है। तो आवर्तकाल आ जाएगा इसका, तो 20, वो T1 कहलाएगा, T1। और T1 का फॉर्मूला क्या, T का फॉर्मूला T=2 स्क्वायर रूट ऑफ I/C। ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं अभी पिछले लेक्चर में। तो पहले हम इसका टाइम पीरियड नाप लेंगे जब होलो अंदर है और सॉलिड बाहर है, और सपोज दैट इज T1, ये नाप लिया। तो इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब होलो अंदर है सॉलिड बाहर है, सपोज I1 है, सपोज I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इस केस में T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट I1/C। अब आप उल्टा कर दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, इस ट्यूब में सॉलिड को अंदर ले आइए। ये ट्यूब थी आपकी, ये बीच में लटकी हुई थी यहाँ पे। तो आप क्या करिए, आप सॉलिड को तो अंदर कर लीजिए, सॉलिड को इधर कर दीजिए और होलो को बाहर कर दीजिए, ऐसे यहाँ पे सॉलिड को अंदर कर दीजिए, होलो को बाहर कर दीजिए। पिछले केस में हमारा होलो ट्यूब्स अंदर थी छोटी छोटी और सॉलिड बाहर था। अब क्या, हमने सॉलिड को अंदर कर दिया और होलो को बाहर कर दिया। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। अब सपोज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो जाता है। अब क्या किया हमने सेकंड केस में, S की जगह तो H की जगह तो S लगा दिया, S की जगह H रख दिया, बदल दिया सिलेंडर की।
यानी कि इस साइड से पहले सॉलिड अंदर घुसेड़ा, अंदर डाला, फिर उसके बाद होलो डाला, पहले सॉलिड डाला फिर होलो डाला। ऐसे ही राइट साइड से अंदर डालेंगे तो पहले सॉलिड डाल देंगे फिर होलो डाल देंगे अंदर। तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर बदल जाएगा इसका, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, द्रव्यमान का वितरण बदल जाएगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो सपोज अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I2 हो जाता है। तो इस केस में, सेकंड केस में भी इसे घुमा दीजिए थोड़ा सा नीचे की ट्यूब को और इसका टाइम पीरियड नाप लीजिए। मान लिया वो टाइम पीरियड T2 था, तो T2 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I2/C हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। यहाँ पे आपको पता है कि I1 I2 से ज़्यादा होगा। I1 कब था बेटा? I1 था जब होलो अंदर थे ये दोनों और सॉलिड बाहर थे। इस केस में I1 था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मास बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर की तरफ कम है। और इसके अपोजिट केस में क्या होगा, जिसमें I2 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस केस में हमारा क्या था? इस केस में हमारा सॉलिड अंदर था, होलो बाहर है, सॉलिड अंदर है और होलो बाहर है। इस केस में ये, तो इस केस में मास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जो है पास में है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m/r²। रफ फार्मूला है, वैसे बदलता रहता है, लेकिन mr² कि मास इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि अंदर होलो हैं, तो अंदर की तरफ मास कम है, बाहर की तरफ ज़्यादा है। तो एवरेज अगर मास लोगे तो मास बाहर की तरफ ज़्यादा है, यानी उसका R ज़्यादा हो जाएगा। और सेकंड केस में, ये सेकंड केस है I2 वाला, इसमें सॉलिड अंदर है, तो जो मास का सेंटर होगा उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम हो जाएगा, यानी R की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो ठीक हो गया, आपने T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, इनका स्क्वायर करके डिफरेंस कर दिया, तो आपका ये फार्मूला आ गया। और आपको पता है टॉर्शनल रिजिडिटी C ऐसे डिफाइन की जाती है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर दी थी। तो इस C की वैल्यू टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी, ये क्या थी? C, TOR है, ये TOR, टॉर्शनल रिजिडिटी C। ये इसकी वैल्यू ये वाली, ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, ये ऊपर वाले फार्मूले में रख दीजिए, यानी C की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो। ये आ गया, देखो C, ये आ गया C, यहाँ रख दो C की वैल्यू इस फार्मूले में, तो आपका ईटा ही आ जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब I1 पता है आपको क्या था? देखो 8 तो आपको पता ही है, पाई भी पता है, L इस जो थ्रेड है ऊपर से लेकर नीचे तक जो चित्र में दिखा रहा हूँ इसकी लंबाई है L। I1 क्या है? I1 इस सिलेंड्रिकल रॉड, जो पूरी रॉड है जिस पे मैं बना रहा हूँ, ये पूरी रॉड जो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। कब? जब होलो अंदर है और सॉलिड बाहर है। I2 क्या है? I2 इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब सॉलिड अंदर है और होलो बाहर है। ठीक है। T1 T2 टाइम पीरियड जो निकालना है, R रेडियस ऑफ वायर है, इस वायर की रेडियस है जो L लंबाई है। तो रेडियस ऑफ वायर स्क्रू गेज से निकाल सकते हैं। तो आप 8 आपको पता है, पाई आपको पता है, L लेंथ इसकी मेजर कर सकते हैं इस वायर की मीटर स्केल से। T1 टाइम पीरियड है कि होल अंदर कर दिया, सॉलिड बाहर कर दिया, इसे घुमा लिया और टाइम पीरियड नाप लिया घड़ी से नाप लो तो T1 आ जाएगा। T2 सॉलिड अंदर कर दिए, होलो बाहर कर दिए और इसे घुमा दिया, टाइम पीरियड नाप लिया, T2 भी निकल जाएगा घड़ी से ही। R इस वायर की रेडियस है जो स्क्रू गेज से मेजर की जा सकती है। तो ईटा निकालने के लिए जो जो चीज़ चाहिए आपको,
उनमें से ये सब चीज़ तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बचा I1 और I2। तो क्वेश्चन आता है कि I1 एंड I2, इनफैक्ट इनका डिफरेंस I1 माइनस I2 निकालना है। अगर I1 माइनस I2 की वैल्यू आपको पता लग जाए तो आप ईटा निकाल लेंगे, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल लेंगे आप। तो अब दोबारा देखते हैं I1 क्या था, फिर बता रहा हूँ बार बार आपको। ये ब्रीफ में मैंने बना रखे नोट्स बहुत छोटे छोटे, जिससे आपको बहुत इजी लगे। तो I1 क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन होलो इनसाइड, जब होलो सिलेंडर अंदर थे, यानी इस चित्र में, ये वाला चित्र। I2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन होलो आउटसाइड। I2 में क्या आ गया, ये होलो बाहर आ गए और सॉलिड अंदर आ गया, सॉलिड और होलो बाहर आ गए। ये I2 का केस हो गया, ये जो मैंने चित्र में भी बना दिया है। I0 जनरली हम कहते हैं जब इसमें कोई भी सिलेंडर अंदर नहीं होता, यानी ब्रास ट्यूब है ना नीचे, ये वाली ट्यूब, ये जो ट्यूब है नीचे वाली, जिसे हमने डोरी से ऊपर से लटकाया है, केवल इस खाली ट्यूब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जब इसमें हमने ना तो सॉलिड अंदर डाला ना होलो अंदर डाला, तो इस खाली ट्यूब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I0 कहलाता है। IH और IS जो आपके छोटे छोटे सिलेंडर हैं जो हमने ब्रास ट्यूब के अंदर डाले थे, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। और किसके अबाउट, उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यानी IH है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ H मीन्स होलो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। यानी कि ये जैसे ये छोटे छोटे सिलेंडर थे ना, ऐसे छोटे छोटे थे, ये तो होलो था। और इसी तरह का एक छोटा क्या था, आइडेंटिकल साइज का सॉलिड था, ये सॉलिड था, ये सॉलिड था पूरा। तो इस एक्सिस के बाद इनके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, इनके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका क्या है, इस वाले का IH है, होलो का IH है, इनके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है ये वाली, और इसका क्या है IS, सेंटर ऑफ मास में सेंटर से, ये भी हो गया। अब अगर हम, आपको ध्यान होगा मैंने आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करवाई थी, उसमें क्या करवाया था वो भी रिवाइज करवा देता हूँ, हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है। मान लिया कोई बॉडी है ये, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास ये है C, मान लिया ये है C, और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM, यानी इस एक्सिस के अबाउट ICM है। किस एक्सिस के अबाउट, इस वाली, ये जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ये वाली एक्सिस जो जिस पर मैंने बार बार लाइन खींच दी है खूब सारी, मोटा कर दिया ऐसे, ये वाली, ये सेंटर ऑफ मास है C, ICM है। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इस बॉडी का मास m है और इसका इससे डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस h है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल h है, तो एक्सिस नंबर 1 और 2 मान लेते हैं, मैंने 1 और 2 डाल दिया ऊपर ना, 1 और 2 डाल दिया, तो 1 के अबाउट तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ICM है, तो 2 के अबाउट कितना होगा, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है I2, लिख देता हूँ कहीं और, थ्योरम ऑफ पैरेलल नीचे लिख रहा हूँ बेटा, देखो राइट साइड में, I2 विल बी इक्वल टू I1 माने ICM, 1 के अबाउट ICM है ना, सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। H क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, ये रहा। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है। इस केस में भी हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर रहे हैं, ये यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो I1, सबसे पहले I1 लेते हैं। I1 माने पहला वाला केस, ये रहा I1, ये फर्स्ट केस है I1 जिसमें मैंने टिक लगाया।
तो I1 इक्वल टू क्या लिखा है, ये सब लिखा है। I1 इक्वल टू I0 प्लस 2IH प्लस 2MH प्लस 2IS, ये सब लिख दिया मैंने ना। ये कैसे हुआ? I1 क्या था? I1 था जब होलो सिलेंडर अंदर थे, सॉलिड सिलेंडर बाहर थे। और I0 क्या है यहाँ पे? I0 खाली ट्यूब, पूरी इस खाली ट्यूब का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I0 तो है ये जो खाली ट्यूब है पूरी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है खाली ट्यूब का। क्या लंबाई थी इस खाली ट्यूब की? इस खाली ट्यूब की लंबाई थी L, अच्छा तक कैपिटल L। इसका I0 है, ठीक है, I0 हो गया। अब आपने क्या किया, इसे बीच से बिल्कुल बीच से डोरी से लटका दिया है, और यहाँ से यहाँ तक तो आपने होलो कर दिया, आधे में तो होलो कर दिया है और आधे में सॉलिड कर दिया। इधर भी आधे में होलो कर दिया और इधर क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया। ये कर दिया है, ये रहा चित्र, ये दिख रहा है राइट साइड में, ऊपर वाला चित्र, होलो सॉलिड होलो सॉलिड, ये कर दिया। तो इसमें हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये बीच वाली लाइन है जिसमें डोरी लटकी हुई है, ये डोरी के अबाउट ही तो घूम रहा है ये। तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक तो इस खाली ट्यूब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस I0 इस पूरे सिस्टम का, प्लस IH प्लस IH प्लस IS और प्लस IS, ये होगा। यानी इस होलो का IH भी नहीं कहना चाहिए, IH प्राइम कह दो, IH प्राइम कह दो, IS प्राइम कह दो, IS प्राइम लगा दो भी जरा, मैं बताऊंगा क्यों लगा दिया। तो ये पूरे सिस्टम का क्या है, एक तो जो बाहर वाली ट्यूब खाली है पूरी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अंदर जो मास है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होलो का IH प्राइम मान लिया और सॉलिड का IS प्राइम मान लिया। तो इनफैक्ट क्या हो गया, ये हो गया I1 इक्वल टू I0 प्लस 2IH प्राइम प्लस 2IS प्राइम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे IH प्राइम क्या था, ये ट्यूब थी पूरी लंबी वाली, इससे सेंटर से लटकी हुई है, इसके अबाउट घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे H है और यहाँ पे S है, ऐसे यहाँ पे H है और यहाँ पे S है अंदर। तो इस H का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट IH प्राइम हो गया। ये जो राइट साइड में H है, ये H, ये जो मैंने दोबारा लाइन खींच रहा हूँ इस पर, ये जो H है, ये वाला H जिस पर लाइन खींच दी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन ऑफ एक्सिस के अराउंड। तो चित्र कैसे बनेगा अगर मैं IH को कंसीडर करूँ केवल, तो इसका चित्र बनना, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, देखो बीच वाली लाइन है पूरी, और ये यहाँ पे IH है, ये रहा IH, ये H है। तो इस पूरे H का इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है कोने में, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और लेकिन हमने IH किसे माना था? हमने माना था होलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी बीच वाले के अबाउट। हमने यहाँ इसके अबाउट तो IH माना था, इसलिए हमने इस कोने वाली लाइन के अबाउट इसे IH ना कह के IH प्राइम कह दिया, यहाँ IH प्राइम कह दिया। दोबारा बना देते हैं इस चित्र को। अब मैं होलो को बना रहा हूँ केवल, देखो इसमें होलो लगा हुआ है, बीच वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली सेंटर में, इसमें होलो यहाँ लगा हुआ है, ये होलो लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉलिड लगा हुआ है, ऐसे लेफ्ट साइड में लगा हुआ है होलो और सॉलिड, ऐसे लेफ्ट साइड में लगा। तो ये होलो लगा हुआ है यहाँ पे। हमें पता था इस होलो का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या माना था, IH माना था। लेकिन इस होलो का हमें लेना है इसके अबाउट, तो इसके अबाउट मान लें IH प्राइम, IH प्राइम। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आपको पता है कि दैट IH प्राइम विल बी इक्वल टू IH प्लस मास ऑफ होलो, यानी MH
into distance between the two axes whole square. It means L upon 8. ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा कोना आ गया ना, तो उसे मैं दोबारा लिख देता हूँ। इंटू ब्रैकेट L बाई 8 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, आधे से यहाँ तक, ये L बाई 8 है, L बाई 8 है ये डिस्टेंस, L बाई 8। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हो गया। और हमारे क्या चाहिए, हमें तो इनफैक्ट चाहिए, हमें I1 इक्वल टू क्या है हमारा, I1 इक्वल टू I0, इस केस में बता रहा हूँ, ऊपर वाले केस में I0 प्लस एक होलो यहाँ है, एक होलो यहाँ है, तो हमें प्लस IH प्राइम प्लस IH प्राइम प्लस IS प्राइम, और एक सॉलिड इधर है, एक सॉलिड इधर है, प्लस IS प्राइम। ये है हमारा टोटल। इस सिस्टम को मोड ऑफ इनर्शिया I1 ऐसे हो जाएगा, जो खाली ट्यूब का होगा और दो होलो का और दो सॉलिड का। किसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के, IH प्राइम IH प्राइम IS प्राइम IS प्राइम। और अभी हमने आपको दिखाया था कि IH प्राइम क्या होगा, IH प्राइम होगा IH प्लस M IH प्लस MS इंटू L बाई 8 होल स्क्वायर, ये बताया था। तो IH प्राइम की ये वैल्यू यहाँ रख दो दोनों जगह ऊपर, तो 2IH प्लस 2MS L बाई 8 होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर रख देंगे यहाँ पे दोनों वैल्यू। तो यहाँ तो दिख गया, तो ये तो दिख गया आपको, ये टर्म कहाँ से आ रही है, 2IH प्लस ये आ गई, और I0 पता ही था आपको खाली वाली का। अब बचा ये, तो अब सॉलिड पे निगाह डालो, तो सॉलिड सिलेंडर है, इसका IS कहाँ था, इस एक्सिस के अबाउट था IS, ये IS था, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका IS था। यानी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास IS था। लेकिन हमें निकालना है यहाँ इसके अबाउट, ये है इसके अबाउट, इसका सपोज IS प्राइम है, तो अगेन IS प्राइम क्या हो जाएगा, IS प्राइम हो जाएगा IS सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द सॉलिड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल एक्सिस, यानी IS और IS प्राइम की जो एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस, और वो है 3L/8। ये दिखा रखा है यहाँ पे, देखो लेफ्ट साइड में मैंने दिखा रखा है, ये 3L/8 इंटू 3L/8 होल स्क्वायर। ये तो पहली ये दो टर्म तो आ गई थी, IS प्राइम की जगह दोनों जगह ये रख दो ऊपर वाली इक्वेशन, तो देखो ये आ जाएगा, ये आ गया। तो फर्स्ट केस में आ गया, ये फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। सेकंड केस में बदल लिए पोजीशन, सेकंड केस में सॉलिड वाला अंदर आ गया और होलो वाला बाहर चला गया। तो सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में इस S का डिस्टेंस L/4 हो गया, यहाँ से भी, यहाँ से L/8 हो गया, यहाँ से भी L/8 हो गया, और यहाँ पे H का डिस्टेंस 3L/8 हो गया, H का डिस्टेंस 3L/8 हो गया। तो इनफैक्ट होगा कुछ नहीं, यहाँ पे इसकी जगह MH आ जाएगा और इसकी जगह MS आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन बदल गई है बस। तो I2 क्या हो जाएगा, ये, यानी कि इस केस में, सेकंड केस में, ये सेकंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिफाइन हो जाएगा, नीचे वाला खाली का प्लस दो S का प्लस 2H का, ये हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमें I1 माइनस I2 का वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो I0 कट जाएगा, 2IH कट जाएगा, 2IS कट जाएगा, केवल ये बचेगा। इसे सॉल्व कर लो, ब्रैकेट टर्म को आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये। इस I1 माइनस I2 की वैल्यू ऊपर रख दीजिए, ईटा की वैल्यू में। कौन सी वैल्यू थी ऊपर, ये वाली, इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पे I1 माइनस I2 की वैल्यू रख दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था 8 की भी पता है, पाई की भी पता है, L थ्रेड की लंबाई नाप लेंगे, T1 टाइम पीरियड नाप लेंगे आप घड़ी से, T2 भी नाप लेंगे टाइम पीरियड जब होलो बाहर होगा सॉलिड अंदर होगा, R वायर की रेडियस नाप लेंगे। बस I1 I2 की वैल्यू आपने निकाल ली नीचे। तो I1 I2 की जो वैल्यू निकाली है वो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में जब रख देंगे आप, तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा। अब देखिए ईटा निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 तो आपको पता ही है, पाई की वैल्यू आपको पता है, थ्रेड की लंबाई आप मीटर स्केल से नाप लेंगे, टाइम पीरियड आप घड़ी से नाप लेंगे उनका। पहले होल अंदर रखेंगे, सॉलिड बाहर रखेंगे, उसे घुमा देंगे थोड़ा सा और ऑसिलेशन का टाइम नाप लेंगे। फिर सॉलिड को अंदर कर देंगे, होलो को बाहर कर देंगे, टाइम पीरियड T2 नाप लेंगे। स्क्रू गेज से वायर की रेडियस नाप लेंगे जो ऊपर मेटेलिक वायर लगा है उसकी। और MS क्या है, सॉलिड सिलेंडर का मास है, इसे आप तोड़ लेंगे वेइंग बैलेंस से, तराजू से। MH होलो सिलेंडर का मास है, इसे भी तोड़ लेंगे आप तराजू से। और L क्या थी, वो जो लंबे वाली ट्यूब है ब्रास ट्यूब, उसकी लंबाई है, उसे भी आप नाप लेंगे मीटर स्केल से। तो आप सब चीज़ नाप लेंगे और क्या निकाल लेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल लेंगे। तो ये क्या था, मैक्सवेल मेथड था। कौन सा था, मैक्सवेल नीडल कहते हैं इसे, जो कि मैक्सवेल ने बताई थी, तो इसे मैक्सवेल नीडल कहते हैं। नीडल कितने होती है, पतली लंबी थोड़ी सी, इतनी पतली तो नहीं होती, लेकिन इसे मैक्सवेल नीडल कहा जाता है। अब यह है कि टॉर्शनल पेंडुलम मैक्सवेल नीडल में क्या खास बात है कि टॉर्शनल पेंडुलम में क्या कमियां थी, कैसे सुपीरियर है मैक्सवेल नीडल टॉर्शनल पेंडुलम से। तो टॉर्शनल पेंडुलम आपको याद था, ऐसी डोरी ली थी हमने और इसमें एक यहाँ पे हुक लगाया था और यहाँ पे फिक्स कर दिया था। किस पे फिक्स कर दिया था, एक प्लेट पे चिपका दिया था इसे। ये टॉर्शनल पेंडुलम था, ऊपर इसे लटका दिया था डोरी को ऐसे ऐसे, और इसे थोड़ा सा घुमा के छोड़ देते थे। पहले हम इसे खाली को घुमाते थे, फिर इस पर एक बॉडी रख देते थे कोई, उसे घुमाते थे। दोनों केस में मास बदल रहा था इसका। पहले खाली बॉडी का सपोज m0 मास था, फिर जब इस पर कोई नॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कोई बॉडी रख देते थे तो तब सपोज मास m1 हो जाता था, m1। तो मास बदल रहा है दोनों केस में। जब मास बदलता है तो टॉर्शनल रिजिडिटी बदल सकती है थोड़ी सी, लेकिन इस केस में हमारा क्या हो रहा है, मैक्सवेल नीडल में हमारा पूरे नीडल का मास कभी नहीं बदल रहा। पहले होलो अंदर है, सॉलिड बाहर है, फिर क्या करते हैं, फिर सॉलिड को अंदर कर देते हैं, होलो को बाहर कर देते हैं, लेकिन टोटल मास तो सेम रहता है दोनों केस में। तो इसमें हमारा मास सेम रहता है। तो यही लिखा है, वेट ऑफ द सिस्टम इन बोथ द केसेस रिमेन्स द सेम, हैंस टॉर्शनल कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती। और दूसरी बात क्या है, इसमें हमें MS और MH को नापना होता है जो, और I1 I2 को नहीं नापना होता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो हमें केवल मास नापने होते हैं बस, और टाइम पीरियड नापना होता है। वो हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से नाप सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के रेस्पेक्ट में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के मेजरमेंट में एरर आ सकती है, लेकिन मास का मेजरमेंट बहुत प्रिसाइज किया जा सकता है, बहुत अच्छा, इसलिए एरर के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ईटा की प्रिसाइज वैल्यू आ सकती है इस मेथड से। तो इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।